Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the newspaper analysis of 30th October 2021. Let's start the session. तो हमारी न्यूज़पेपर जो चल रही है उसकी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अपने न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए ये अपनी पहली न्यूज़, नो मनी लेफ्ट इन एमजी नरेगा कॉफर्स 21 स्टेट इन द रेड। तो सबसे पहले जो इसमें पूछा जाएगा एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं दो तीन चीज़ बता दूं। सबसे पहले तो एमजी नरेगा अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए एमजी नरेगा की फुल फॉर्म अगर किसी को बच्चे को पढ़नी है। सबसे पहले पूछा जाएगा कैसे बनी है, तो इसी का एक्ट है एमजी नरेगा एक्ट। ये आपको याद रखना है, एमजी नरेगा एक्ट 2005, इससे ये स्कीम बनी है। एक चीज तो ये पूछी जाती है इसमें एक्ट में क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कोई भी गांव में जो व्यक्ति रहता है उसको हम 100 डेज साल में उसको हम क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। 100 डेज का परमानेंट फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। लेकिन ये चीज याद रखेंगे कि रूरल एरिया में ही दिया जाता है, रूरल एरिया में दिया जाता है, गांव के एरिया में दिया जाता है। इसी वजह से इसकी जो मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक ये सवाल बनता है कि किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक चीज ये हो गई। अच्छा, इसको देखभाल कौन करता है, इसकी मतलब जो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं कौन होते हैं, तो ये याद रखिएगा ग्राम पंचायत लेवल पे ये देखी जाती है, पंचायत लेवल पे देखी जाती है। एक चीज आपको याद रखनी है। तो दो तीन चीज, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन उसे देखता है, किस एक्ट से बनी है और क्या काम है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अभी जो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा थोड़ा पैसा सब स्टेटों को देती है ताकि इसमें लगा सके। तो ये बता रहे हैं कि अब एमजी नरेगा के लिए कोई फंड नहीं बचा है। तो बस ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसके अंदर छुपा हुआ टर्म है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये 100 डेज की बात मैंने आपको समझा दी है। स्किल्ड वर्क दिया जाता है टू एनी रूरल हाउस होल्ड। मैं बता दिया ना, केवल रूरल काम मिलता है, अर्बन नहीं मिलता है। बस एक चीज आपको ये इसमें याद रखनी है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। सुसाइड्स अमंग फार्म वर्कर्स रोज 18% इन 2020 एनसीआरबी। तो बस ये आप डेटा याद कर लीजिए कि जो फार्मर की डेथ है वो 18% हाई हो गई है, 18% तो ज्यादा हो गई है पुराना को देखते हुए। ये डेटा बस आप यूज कर सकते हैं कोई भी अपने एसए में या कोई भी आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है उसमें। तो बस ये डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ये वाला आ सकता है कि हाउ हम कर सकते हैं फार्मर्स की इनकम डबल बाय 2022। ये बहुत फेमस टॉपिक है। तो आप इसमें अगर नेगेटिव पॉइंट लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि हम फार्मर्स की इनकम डबल कैसे करेंगे जब हमारी सुसाइड रेट ही, फार्मर्स की जो सुसाइड रेट है वो इतनी बढ़ चुकी है। तो हम डबल कैसे करेंगे, पहले जो सुसाइड जो हो रहा है इन फार्मर्स को, इनको रोका जाए, तब हम ध्यान देंगे ना इस इनकम को डबल करने के लिए। तो आप इस डेटा का कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए ऐसे लिख के मेरे को भेजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवम _त्यागी _ST। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो किसी बच्चे को अपना एस से चेक करवाना हो या जो भी करवाना हो, दिखवाना हो कैसा लिखे हो, तो वो मेरे को डायरेक्ट भेज देना, फोटो क्लिक करके मैं चेक करके आपको बता दूंगा। तो आप आज लिख सकते हैं कि हाउ वी कैन मेक फार्मर्स इनकम डबल इन 2022 या व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव फॉलोड टू मेक द फार्मर्स इनकम डबल बाय 2022। तो ये वाला आज का एससी का टॉपिक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, कांग्रेस स्टेप अप अटैक ऑन फॉर्मर कैग विनोद राय। तो ये कांग्रेस लड़ रही है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। दोनों पार्टी पॉलिटिक्स, अपने को काम नहीं, अपने को जो काम है वो है कैग। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो मैं आज कैग के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो आप मेरे यहाँ स्लाइड देख रहे हैं ये हमारे नोट्स का पार्ट है। मैं फिर से बता दूँ, ये हमारे नोट्स का पार्ट है। तो आज मैं कैग के बारे में बताता हूँ। कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है आर्टिकल 148। और इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट करता है बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट एंड हैंड इन सील। ये आपको याद रखना है। इसका टर्म आपको याद रखना है 6 ईयर या 65 साल होता है। कौन निकाल कौन सकता है, जो अपॉइंट करेगा वही निकाल। कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, नहीं, प्रेसिडेंट इसको रिमूव नहीं कर सकता। एक चीज आपको याद रखनी है, इसे रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। किसमें चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है लेकिन प्रेसिडेंट इसको निकाल नहीं सकता। इसको पार्लियामेंट वाले लोग ही निकालेंगे जब स्पेशल मेजोरिटी, याद रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी से ही निकलता है, नॉर्मल मेजोरिटी से भी नहीं निकलता है। और किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक ये भी है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी में हम इनको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यही मैं आपको यहाँ ऊपर समझाया कि कैग डिड नॉट होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट इसको नहीं निकाल सकता है, इसको निकालता है केवल पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है बस। कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। कैग जो है दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब एक बार जो कैग बन गया वो दोबारा कैग नहीं बनेगा। आपको एक चीज ये याद रखनी है, ठीक है। एक ही हो गया। सैलरीज की कैसी होगी, सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वैसी होती है। कैग का काम क्या होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। तो बस ये ऑडिटिंग का काम करता है। भले ही सेंटर में ऑडिट कराना हो, भले ही स्टेट में ऑडिट कराना हो, भले ही यूटी में ऑडिट कराना हो, तीनों को ऑडिट कौन करेगा, कैग ही करेगा। याद रखिएगा, कोई भी फंड हो, भले कंसोलिडेटेड फंड हो, भले कंटिजेंसी फंड हो, भले पब्लिक फंड हो, कोई भी फंड हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, उसका ऑडिट जो है वो कैग करेगा। यहां तक कि
जो लोकल बॉडी है, जो पंचायत है, अगर पंचायत में भी कोई चाहता है कि ऑडिट करे तो ये पंचायत में गवर्नर को पंचायत के लोगों को अपनी स्टेट में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। स्टेट में कौन होता है हेड? गवर्नर। गवर्नर फिर कैग वालों को बोलेगा कि भाई आप इस पंचायत का आप ऑडिट कर दो। तो ये भी सवाल हो सकता है, क्या कैग पंचायत का ऑडिट कर सकता है? तो हाँ, कैग पंचायत का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, ही कैन लोकल बॉडी। और ये जो रिपोर्ट है, कौन कौन सी रिपोर्ट ये बनाता है? तो 3 रिपोर्ट ये बनाता है, एक तो एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, एक फाइनेंस रिपोर्ट, और ये लास्ट वाली है, इसका नाम है पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये तीनों रिपोर्ट को आप याद रखेंगे। 3 रिपोर्ट कौन कौन सी है? एक तो एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, एक फाइनेंस अकाउंट, या पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 रिपोर्ट सबमिट करता है। एक इसमें एक्सेप्शन में बता दूं, ये वो कभी कभी पूछ लेता है कि क्या क्या ऑडिट नहीं करता। आजकल नोट वाले सवाल बहुत आ रहे हैं। तो क्या क्या ऑडिट नहीं करता? तो LIC को ऑडिट नहीं करता, SBI को ऑडिट नहीं करता, RBI को ऑडिट नहीं करता। ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको ऑडिट नहीं करता है कैग। ये इसका एक्सेप्शन है, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ये PSUs भी हैं, सरकारी हैं, SBI भी, RBI भी, LIC भी। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सरकारी है तो इसका ऑडिट कैग करता हो, तो नहीं। भले ये सरकारी है लेकिन इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैग नहीं करता। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन अपना प्राइवेट ऑडिट कराती हैं। तो ये एक था एक्सेप्शन जो मैंने बता दिया। तो ये न्यूज़ से इतना ही था, आगे चलते हैं। UIDAI सीक्स इंडेमेनिटी फ्रॉम डेटा बिल। तो ये जो न्यूज़ है ये अपने किसी काम की नहीं, बस एक इसमें राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा लिखा हुआ है। राइट टू प्राइवेसी आपको पता होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 21। एक तो आपको ये पता होना चाहिए बस। एक इसमें केस का नाम लिखा हुआ है KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड है? तो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, आधार वाला केस है। 2 चीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है, पुट्टास्वामी केस किससे रिलेटेड है। एक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है वो ये बहुत आपने सुना होगा वर्ड, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। ज्वाइंट पार्लियामेंट है, कुछ भी होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो, कुछ भी होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बता दो। तो वो मैं बता देता हूँ कि ज्वाइंट JPC होती क्या है। तो JPC कुछ नहीं होती। ये एक तो पहली बात आपको ये बतानी चाहिए, परमानेंट नहीं होती। ये पार्लियामेंट्री कमेटी तब बनाई जाती है जब कोई स्पेशल बिल आता है उस चीज के ऊपर। जैसे हमने मान के चलिए कोई पर्टिकुलर बिल आ गया, आधार का कोई बिल आ गया, तो अब आधार के बिल को चेक करने के लिए कि बिल में क्या कमी है, क्या अच्छा है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए कमेटी बनाई जाती है। तो बस आपको याद होना चाहिए ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए कमेटी बनाई जाती है। हाँ, और ये एडहॉक का बॉडी है। एडहॉक मतलब परमानेंट नहीं है। इसको जैसे इसका काम खत्म हो जाएगा खत्म, इसको हम बंद कर देंगे। इस बॉडी को स्पेसिफिक टाइम के लिए इशू की जाती है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेसिफिक इशू, दोनों चीज, थोड़े टाइम के लिए और पर्टिकुलर इशू के लिए। बस इसी बिल के लिए ये कमेटी बनी है और 1 साल बाद या 1.5 साल बाद ये कमेटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये इसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इतना कोई नहीं पूछेगा, बस और किसी काम के नहीं। बस ये अपने काम का नहीं है, जो काम का है वो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सूरत विन अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, 100% ऐसी न्यूज ही वो फ्लैक्चुअल में अगर पूछेगा तो ऐसी न्यूज पूछेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्बन अफेयर्स और हाउसिंग और ये वाली है, तो इसने सबसे ज्यादा अवार्ड किसको दिया? तो सूरत को बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड है। याद रखिएगा, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां यूज होता है, याद रखेंगे हर कोई। और दिल्ली को प्रेस किया मेट्रो के लिए। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है। कौन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे अच्छा अवार्ड किसको मिला है? तो आपको याद रखना है कि उसको सूरत को ही मिला है। और अगर मेट्रो की बात करोगे तो मेट्रो से दिल्ली सबको पता होती है, लेकिन ये सूरत के बारे में किसी को नहीं पता। कि एकदम एक्सेप्शन सी चीज है ना कि बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड वो पूछ सकता है भाई एग्जाम में, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल आते हैं। तो बस आपको सूरत याद रखना है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बकवास है और आपके काम का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेशन वाइड PCV ड्राइव लॉन्च। तो एक बार मैंने UPSC सिविल सर्विस था या किसी और का एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था कि इंडिया ने क्या न्यूमोनिया की कोई वैक्सीन बनाई है? तो हाँ, अब इंडिया ने न्यूमोनिया की वैक्सीन बना ली थी। उसका नाम था न्यूमोकल कॉन्जुगेटल वैक्सीन, ये PCV, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये PCV, न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये किसके लिए है? ये याद रखिएगा, निमोनिया से बहुत बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो अब बच्चों की डेथ ना हो इसलिए ये वाला PCV का टीका लगाया जाएगा एज अ यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम, UIP जिसे बोलते हैं, मतलब घर घर जा जाके लगाया जाएगा एज आजादी का अमृत महोत्सव। तो बस आपको याद होना चाहिए PCV किससे रिलेटेड है? तो निमोनिया, बच्चों को निमोनिया जो होता था उसके टीकाकरण का नाम है PCV। ये UIP मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि हर बच्चे को घर घर जाके लगाया जाएगा। निमोनिया कॉज्ड बाय
बाय न्यूमोकोस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सीवियर निमोनिया इन चिल्ड्रन, जिसकी वजह से 16% की डेथ हो जाती थी ऑल ओवर इंडिया। तो अब ये बच्चों की डेथ ना हो, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इसकी डेथ ना हो, इसके लिए हम निमोनिया का टीका लेके आए। एक मिशन कभी इंद्रधनुष की बात होती है, इंद्रधनुष कुछ नहीं है, इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। जितने भी टीके लगते हैं आपके बच्चों को वो इसी मिशन इंद्रधनुष के तहत ही लगते हैं। किसी का भी टीका, चिकित्सक का और जितने भी कॉलेरा का, किसी का भी आपको टीका लगता है आपके बच्चे को तो मिशन इंद्रधनुष के। अगर वो पूछ लेता है व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष तो याद रखिएगा टीकाकरण के लिए अपना मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पीसीवी याद रखिएगा, यूआईपी याद रखिएगा, निमोनिया याद रखिएगा, बस। कोर सेक्टर ग्रोथ डीएक्सेलरेटेड टू 7 मंथ लो 4.4। जितने हमारे कोर सेक्टर हैं उनकी ग्रोथ रेट कम हो चुकी है 4.5%। अब सबसे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये कोर सेक्टर पढ़ते हैं, क्या है कोर सेक्टर? याद रखिएगा आपके टोटल 8 कोर सेक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी इकोनॉमी को। ये 8 कोर सेक्टर हैं, बस इनका नाम याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है। फिर सबसे ज्यादा शेयर किसका है? सबसे ज्यादा शेयर है रिफाइनरी का, और सबसे कम किसका है? तो सबसे ज्यादा कम है वो फर्टिलाइजर का। ये दो चीज आपको याद रखनी है, रिफाइनरी का शेयर सबसे ज्यादा है, फर्टिलाइजर का शेयर सबसे कम है। ये पूरा 8 कोर इंडस्ट्री मिलकर करीबन कितना 40%, अपना देश का 40% ये 8 कोर इंडस्ट्री बना देती है। तो आपको बस ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसका है? रिफाइनरी का, सबसे कम किसका है? फर्टिलाइजर का। 8 कोर इंडस्ट्री टोटल 40% बनाती है पूरे देश का, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई काम का नहीं, आपने किसी काम का नहीं है, कम हो गया ज्यादा हो गया कोई काम का नहीं, बस एक सबसे मैक्सिमम बताओ, सबसे बिलो बताओ। कभी कभी आप इनको ऐसे भी पूछ लेता है वो कि इनको अरेंज करवा लेता है कि सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। थोड़ा रफली आइडिया रख सकते हैं आप लोग। अगर आप जाएंगे तो बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी को भी फर्स्ट नंबर पर माना गया है। इलेक्ट्रिसिटी का शेयर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं कहीं आपको फर्स्ट नंबर पे मिल सकती है। लेकिन अभी जो मैंने जितना रिसर्च कर पाया हूं मेरे अकॉर्डिंग रिफाइनरी है, और आप रिसर्च करके मुझे बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे तो फॉलो करें चाहे तो ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी फंडा को फॉलो कर लीजिए प्लीज, ताकि आपको अपनी अपडेट्स मिलती रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। मेरे को फॉलो करना ना करना वो आपकी मन मर्जी की मालिक है, लेकिन स्टडी फंडा को फॉलो करिए ताकि आपको जो इसके पीडीएफ्स हैं या जो भी आपकी हम अदर डिटेल फॉलो करते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, तो वो आपको मिल सके टाइम से। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए। कोई समस्या है सीधे डीएम मारिए मुझे या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा वाली बात है। अपने यहाँ भली देश में आजकल वो बोल देते हैं ना कि बोलने की आज़ादी नहीं है ना हो, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे सबको आज़ादी है। तो ठीक है, पढ़िए आगे इसी तरह। साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।